जोश कंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुमका से आ रही बड़ी खबर के साथ। दुमका हवाई अड्डा परिसर में अचानक आग लग गई। आग सोलर प्लेट के केबिन में लगी। आग को देखते हुए एंट्री गेट को बंद कर दिया गया। आग की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं एम्बुलेंस की 2 गाड़ी भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग कितनी विकराल थी ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। जो धुआं है आग के लगने के बाद, धुएं का गुब्बार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग की लपटें भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। एंट्री गेट को बंद कर दिया गया। दुमका से बड़ी खबर, नुकसान का फिलहाल आकलन किया जा रहा है। दुमका से ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। और रांची में जैप 2 के एक जवान की मौत हो गई। जवान का शव उनके ही कमरे में पंखे पर लटका मिला। मौके पर पुलिस के अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मृतक शिव पूजन रजवार पेटरवार का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही छुट्टी से लौटा था और पारिवारिक विवाद से परेशान बताया जा रहा था। मामले की जानकारी परिवार को दे दी गई है। में हमें सूचना मिली कि विस्थापित भवन में जैप 2 के जो जवान हैं शिव पूजन रजवार, जो कि बोकारो के रहने वाले हैं और जिनकी उम्र 47 वर्ष के आसपास है, उनकी जानकारी मिली कि उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसमें एफएसएल की टीम को फिर बुलाया गया, बाकी पुलिस टीम्स को भी यहाँ भेजा गया और प्रिलिमिनरी फिर जो इंक्वेस्ट जो किया गया उसमें यही दिख रहा है कि उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। चक्रधरपुर रेल मंडस क्षेत्र में एक बार फिर ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलकर टाटानगर होते हुए हावड़ा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। यह घटना मनोहरपुर के पास तब हुई जब ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही थी। किसी ने एक कांच पर जोरदार पत्थर फेंका, जिससे बोगी संख्या A4 के 33 नंबर सीट की खिड़की का शीशा टूट गया। घटना में एक यात्री घायल हो गया, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। उसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। फिलहाल रेल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर गिरिडीह से, जहां भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गमतरिया टोला बुढ़िया डाको की यह पूरी घटना है, जहां इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर बेंगाबाद थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि कुछ देर तक पुलिस प्रशासन के सामने भी लोग एक दूसरे से लड़ते रहे। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। ಎಲ್ಲ बोली झोपड़िया तो निंगार देबो और तोरो निंगार देबो यार, बोल तोरो देख मलिको निंगार देबो, रमेश्वर यादव के, बाजो महतो के और गुड्डू यादव के, बोल निंगार देबो, एखनी के नहीं रहे ना देबो ता तोरा यहाँ से निकाल देबो। से हमरो मार ले एक लाठी। अच्छा, मतलब जान से मारे के धमकी दे? हाँ, जान से मारे के धमकी दे ज्ञान से शिवने दे खूबिया में। यहाँ तो लोग लाठी तलवार भाला लेके आए थे, तो हम लोग परिवार इधर रुक गए। प्रशासन आने के बाद जब गए तो उसमें मारपीट एकाएक कर दिया। खबर गोड्डा से, जहां कझिया नदी अब बालू माफियाओं के निशाने पर आ गई है। नदी से सारा बालू उठाने के बाद अब माफिया ने नदी के तट की जमीन की खुदाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तटवर्ती इलाके में 20 फीट तक गहराई में खुदाई कर बालू चोरी की जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पूरा काम प्रशासन की नजर से दूर चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं की। स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि इसी तरह जमीन की खुदाई जारी रही तो अगली बारिश या बाढ़ के समय नदी का रुख बदल सकता है और पानी सीधे गांव में घुस सकता है। इससे तटवर्ती इलाकों में भारी जल भराव और कटाव का खतरा मंडरा रहा है। ठीक किनारे तट की यह कहानी है कि जमीन खोद कर
करीब 20 फीट जमीन खोदकर करीब कई एकड़ों में जमीन खोदकर बालू निकाले गए हैं। यह देखिए बालू माफिया की जो करतूत है, जो कारनामे हैं, वो हतप्रभ करने वाली है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है और जो तस्वीरों में आपको जो पूरा जमीन जो है वो कोड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे से बालू निकाली गई है। उसका सबूत यह है कि साफ तौर पर जूम करके आपका अगर हम दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जमीन में सिर्फ बालू ही बालू है। और ये तस्वीर गोड्डा के कझा नदी किनारे की है और यहाँ पर दियारा गांव है, वो क्षेत्र हम सीमा बता रहे हैं। और इस प्रकार बालू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ा है कि अब लोग कह रहे हैं कि जमीन को काट दिया गया है। इस तरह के 20-20 फीट गड्ढे कर दिए गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी ना अगर इस नदी में अगर कभी पानी जलस्तर बढ़ता है, अगर बाढ़ आता है तो आसपास के गांव डूब जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बालू का दोहन हुआ है और प्रशासन मौन है। सवाल ये है कि नगर परिषद का क्षेत्र यहाँ से महज कई 200 मीटर के बाद पड़ता है और यहाँ पर थाना मुख्यालय बिल्कुल नज़दीक। उसके बाद भी प्रशासन के नाक के नीचे से इस प्रकार से जमीन खोद कर अब बालू माफिया बालू चुरा रहे हैं और प्रशासन अब तक मौन है। प्रशासन से जब हमने इस विषय में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में खबर ही नहीं है, हम जाएंगे, जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। लेकिन जब तक आपकी कार्रवाई होगी, जब तक आपका जांच होगा, तब तक कई एकड़ इस प्रकार की जमीन और खुद चुकी होगी। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। छठ पूजा के बाद घाटशिला विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक शामिल होंगे। इन स्टार प्रचारकों में शिवराज सिंह चौहान, मिथुन चक्रवर्ती, रघुवर दास, चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पूरी सरकार कैबिनेट घाटशिला में काम कर रही है, उसको लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। की 40 लोगों की सूची भी मैंने भेजा है, उसको आप देख सकते हैं। हमारे रघुवर जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, आदित्य साहू जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत ही क्या नाम है पुराने लीडर हैं श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, वो भी हैं। और फिर बहुत सारे लोग आएंगे। बंगाल से हमारे मिथुन दावी जो भाजपा के नेता हैं वो भी आने वाले हैं। तो ऐसे कई लोगों की सूची है जो पार्टी ने आशा व्यक्त किया है। चाईबासा में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर पीसी की। मौके पर उन्होंने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे पार्टी को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी और वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है जो ताकतें झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है। वैसी ताकतों को झारखंड के झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आपने इशारा समझ लिया होगा। खबर जामताड़ा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि घाटशिला में नकली लोगों का जमावड़ा हो गया है। मैं असली झारखंडी हूं और मैं घाटशिला जाकर नकली लोगों के जमावड़ा को खत्म करूंगा और जेएमएम प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करूंगा। सोरेन जी हमारे बड़े भाई थे, शिक्षा में नया क्रांति लाने का काम किया और मैं जाऊंगा वहाँ, मैं जा रहा हूँ मैं। और वहाँ पे सुनते हैं कि घाटशिला में बहुत नकली लोगों का जमावड़ा है वहाँ, तो नकली और यहाँ असली झारखंडी है ना। तो हम जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि रामदास सोरेन जी के सम्मान में, उनकी पत्नी के सम्मान में, झारखंड के सम्मान में, झारखंड के विकास के सम्मान में, आदिवासी मूलवासी के सम्मान में एक एक वोट हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन को जिताने का काम करेंगे।
अब बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की संयुक्त पीसी में जेएमएम को न्योता नहीं मिलने को लेकर जेएमएम ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की बेइज्जती जेएमएम की हुई वो बता पाना मुश्किल है। ना मैं जरूर बोल सकता हूँ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगा या जो आज होने वाला है उसकी कोई सूचना जहां तक मुझे जानकारी है हमें नहीं है, और होगी भी तो उसमें शिरकत करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मायने नहीं है। चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी आंसू पोंछने के लिए जेएमएम को तो ये बुला सकते थे, सीटें नहीं दी तो क्या हुआ भाई। एक मैसेज जाता, सूचना आ रही थी मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया जा रहा है स्टार प्रचारक के रूप में, पर जेएमएम को तो जो इस बार बेइज्जती बिहार में मिली है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक पुरुषार्थ की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी क्या गठबंधन के घटक दलों के साथ रहेंगे जिन्होंने इनको बिहार के चौराहे में कटोरा लेकर खड़ा करा दिया। खबर बोकारो से, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। आदिवासी बचाओ मोर्चा के सलाहकार समिति के सदस्य मंतोष सोरेन की वेलमार्क अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवारजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक करीब 10 दिन पहले ही आदिवासी आक्रोश रैली के बाद अचानक मंतोष की तबीयत खराब हो गई थी। तब डॉक्टर ने हार्ट में स्टंट डालते हुए 12 अक्टूबर को छुट्टी दे दी और बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। मात्र 1 घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन ने मंतोष को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने डीसी को आवेदन देकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक मंतोष सोरेन झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार हैं। इसीलिए यहाँ पे भीड़ लगाया हुआ है कि नहीं, हमको प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए। वही मैं देखती हूँ अगर इस तरीके का ये होगा तो मेडिकल टीम बैठाई जाएगी। मैंने इनको कहा था आप डीसी सर को एक एप्लीकेशन दें, इनका जांच होना चाहिए। मेडिकल टीम बैठे सर रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम जो होगा तो पता चल ही जाएगा। और मंतोष सोरेन की इलाज के दौरान मौत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने बोकारो जनरल अस्पताल में पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मृतक के परिजनों से लापरवाही की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। अभी तो मेरे मामा के साथ हुआ है, बोकारो के हर वासियों के साथ यही है। इन लोग का तानाशाही है, करेगा सारा का तानाशाही ऐसे ही है। इन लोग पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और हॉस्पिटल के मालिक पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, इन लोग खाली पैसा पैसा करता है और वो इलाज का कोई गारंटी नहीं देता है। तो लोगों का कहना है कि इलाज में शायद लापरवाही हुई, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मृत्यु अपने आप में दुखद है और इस मृत्यु में इतना ही कहेंगे कि परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। खबर गुमला से, जहां के चैनपुर अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गरीब गर्भवती महिलाओं से अवैध वसूली की जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस सेवा से लेकर अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों तक सभी प्रसव पीड़ा होने पर खुलेआम पैसे ऐंठ रहे हैं। हम लोग अंदर जब घुस गए तो फिर नर्स लोग भी 500 ले गई। फिर हम लोग उतना ही पैसा पकड़ के आए थे। तो मेरा पति तो सुबह ही चल गया, फिर बोल रहा फ़ोन करके कि 5000 रुपये ले गया, इतना सारा बोल के बता रहे हमको फ़ोन करके। तो हम बोले कि पहले क्यों नहीं बताया, तो बोल रहे कि उतना उतना मांगा तो हम दे दिए। तो अब हम बोले कि अन्य उतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया, तो बोल रहे मांगी तो हम दे दिए। पैसे 200 रुपया दिए हैं मिठाई खाने के लिए। किसके द्वारा? हॉस्पिटल में मांगा गया है। और इस बीच गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। डीसी ने मामले में संज्ञान लिया। आरोपी एम्बुलेंस चालक को बर्खास्त कर दिया है। आरोपी नर्स को शो कॉज जारी किया गया है। नर्स को निलंबित करने की प्रक्रिया जारी है। अनीता कुजूर से रुपए मांगे गए थे। अब इस पूरे मामले में ये एक्शन
इस वक्त की बड़ी खबर, डीसी ने मामले में संज्ञान लिया। आरोपी एम्बुलेंस चालक को बर्खास्त किया गया। आरोपी नर्स को शो कॉज जारी किया गया है। नर्स को निलंबित करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। अनीता कुजूर से पैसे मांगे गए, जिस पर यह कार्रवाई की गई। लोक आस्था के महापर्व को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की खासी भीड़ है, जिससे देखते हुए रेलवे की तरफ से विशेष तैयारियां की गई। लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यवस्था कम पड़ जा रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। पहले सब कुछ अच्छा है, पहले बहुत ज्यादा इसमें भीड़ रहता था, कम से कम ये हो रहा है तो कम से कम चेक इन सब जा रहा है। चेक इन होते हुए तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भीड़ आज जो है उससे अलावा जो है और बढ़ती जाएगी भीड़। इसके लिए हमने विशेष इंतजाम कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे रांची स्टेशन पे हमने होल्डिंग एरिया का निर्माण कर रखा है, ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी ट्रेन के जाने का वेट कर सकें, और जब उनके ट्रेन का जाने का टाइम हो तभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे है, सर्कुलेटिंग एरिया में है, ताकि जो है स्टैम्पीड या भगदड़ की स्थिति ना बने। उसके अलावा हमने एक्सेस कंट्रोल भी इंश्योर कर रखा है। सारे के सारे एंट्री एग्जिट गेट्स हमने मैन करा दिया है, ताकि रिजर्व पैसेंजर्स। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लेकर चलते हैं। करके कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे, और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो, और वो कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में सजा बरकरार रही, और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज लगभग 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं, और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। और यदि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्चे होंगे। दूसरा, कल मैंने देखा हमारी जीविका बहनों को, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, और पूरे साल में जीविका दीदी 56,000 करोड़ का मार्केट करती हैं। उनको कहा गया कि 30,000 रुपया, और आप सोचिए कि 30,000 रुपया 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदी को देने का मतलब है 40,000 करोड़ रुपये महीने का
खर्चा बिहार को आएगा। मतलब कौन समझा रहा है, कौन गणित लेकर बैठा है? 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ राशि चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपया उधर चाहिए, 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और बिहार के बजट में 3,17,000 करोड़ है, उसमें अपना संसाधन मात्र 70,000 करोड़ है। उसके बाद मोदी जी ही दिल्ली से देते हैं, मोदी जी ही 2 लाख करोड़ से अधिक देते हैं। कैसे बिहार चलेगा? डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जरूरत है, बिहार के सुविधा के लिए जरूरत है, बिहार के विकास के लिए जरूरत है। और इस तरह भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी के बल पर सत्ता में बैठना चाहते हैं, जनता इसका जवाब 6 तारीख को भी देगी, 11 तारीख को भी देगी, और 14 तारीख को रिजल्ट में ये साबित हो जाएगा। धन्यवाद। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही।